हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने चैनल जीएस एकेडमी पर। यूपी ट्रिपल एस सी पैट की हम तैयारी कर रहे हैं। इससे पहले हमने 2021 का जो प्रीवियस ईयर पेपर आई हुआ था वो देख लिया है। अभी 2022 के रह गए हैं, मगर वो मैं आपको बीच बीच में कराता रहूँगा। जैसे 2-3 टॉपिक कर लिए, उसके बाद मैं आपको करा दूँगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आज हम जो करेंगे वो पूरा कंटेंट देखेंगे इतिहास का, सिंधु घाटी सभ्यता। उसके बाद हम प्रीवियस ईयर भी लगाएंगे। ऐसा मत सोचिए आपके प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चन है वो नहीं लगाएंगे हम, या एमसीक्यू नहीं लगाएंगे, उसका भी सारा कंटेंट रेडी है। पहले हम कंटेंट पढ़ेंगे, उसके बाद हम क्वेश्चन लगाएंगे। तो आज का जो हमारा रहेगा टॉपिक वो रहेगा सिंधु घाटी सभ्यता, क्योंकि आप सभी लोगों को पता है भारतीय इतिहास जो है 5 नंबर देगा। उसमें सबसे पहला टॉपिक सिंधु घाटी सभ्यता है। तो हम चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं सिंधु घाटी सभ्यता आज कैसा रहने वाला हमारा। तो देखिए स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो। पंजाब में पाकिस्तानी पंजाब स्थित हड़प्पा नगरीय संस्कृति एक महान खोज थी। सबसे पहले इसकी खोज किसने की ये भी जानना बहुत ज़रूरी है। 1853 में जो ब्रिटिश के एक अभियंता मतलब इंजीनियर को बोलते हैं, इनका नाम था अलेक्जेंडर कनिंघम। इन्होंने सबसे पहले अपना कोई प्रोजेक्ट कर रहे थे, तो उन्होंने हड़प्पा संस्कृति की जो थी मोहर एक देखी, मगर इन्होंने उसके ऊपर कोई विशेष गौर नहीं दिया था। उसके बाद एक और महान व्यक्ति आते हैं, पुरातात्विक विभाग के थे जॉन मार्शल। उनके निर्देशन में जो हमारे 1921 में खुदाई हुई थी, राय बहादुर दयाराम साहनी जी ने करी थी, तो उस टाइम ये हो पाई थी। ये अलेक्जेंडर कनिंघम जो थे, इन्होंने इतना गौर नहीं किया था जितना जॉन मार्शल ने किया था। तो आपसे सिंपल क्वेश्चन ये पूछा जाएगा, सबसे पहले हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने की? तो आप लगा सकते हैं दयाराम साहनी। कब की थी? 1921 में, यही यहाँ पे लिखा हुआ है। इसके बाद एक और महान हुए थे राखलदास बनर्जी, जिन्होंने सिंध में मोहनजोदड़ो की खोज की थी। सिंधु घाटी सभ्यता का जो सबसे बड़ा स्थल है वो मोहनजोदड़ो ही है, इसलिए ये भी इम्पोर्टेंट है। राखलदास बनर्जी आपको याद रखना है। इसके अलावा बात करते हैं आगे। सिंधु घाटी सभ्यता को सिंधु सभ्यता ही क्यों कहते हैं? क्योंकि देखिए सिंधु सभ्यता इसलिए कहते हैं, कुछ लोग कहते हैं सिंधु नदी के किनारे, मगर सारा कुछ सिंधु नदी के किनारे थोड़े ना है। अब आप लोथल की बात कर लो तो वो भोगवा नदी के किनारे है, और वहीं आप अगर हड़प्पा की बात कर लो तो वो रावी नदी के किनारे। ऐसा कुछ नहीं कि सिंधु के नदी के किनारे ही सारा कुछ है, मगर इसके जितने भी इसके जो शहर बसे हुए हैं जिस नदी के किनारे हैं, वो कहीं ना कहीं जाके सिंधु में ही मिल जाती हैं। इस वजह से इसको वो कहते हैं सिंधु सभ्यता। और इसका नाम हड़प्पा सभ्यता हुई है। हड़प्पा सभ्यता क्यों बोलते हैं, ये भी क्वेश्चन बहुत बच्चों के मन में आता होगा। हड़प्पा सभ्यता इसलिए बोलते हैं क्योंकि किसी भी अज्ञात जो सभ्यता होती है, अगर उसमें सबसे पहले जो स्थल खोजा जाता है उसी से उसका नामकरण कर दिया जाता है। तो इसमें सबसे पहले कौन सा खोजा गया था? 1921 में हड़प्पा, इसलिए इसका नाम हड़प्पा सभ्यता पड़ गया। अब हम भौगोलिक विस्तार की बात करते हैं। भौगोलिक विस्तार की अगर बात करें तो इसके सबसे ऊपर, ये भी कभी कभी पूछ लेता है, सबसे ऊपरी जो उत्तरी स्थल है वो है मांडा। कहाँ पड़ता है ये? जम्मू कश्मीर में। इसकी नदी भी पूछ लेते हैं, ये कौन सी नदी के किनारे? तो नदी भी आपको याद रखनी है, चिनाब। ठीक है। अब हम दक्षिणी में आते हैं। दक्षिण में दैमाबाद है, ये कहाँ पड़ता है? महाराष्ट्र में। इसकी अगर नदी की बात करें तो ये नर्मदा नदी के किनारे है। ठीक है, नदियाँ आपको याद रखनी है। उसके बाद हम बात करते हैं सबसे पूर्वी, आलमगीरपुर। ये सबसे पूर्वी है, ये भारत में है इस समय। इसकी नदी की भी बात करते हैं तो इसकी जो नदी है आलमगीरपुर जो है वो हिंडन नदी के किनारे है। ठीक है, याद रखेंगे आप। और सबसे जो पूर्वी है, सॉरी पश्चिमी, सबसे जो पश्चिमी है ये बलूचिस्तान में पड़ता है, सुदकांगेडोर। इसकी भी नदी की बात कर लेते हैं तो ये दास्क नदी है, याद रखेंगे आप। इसके अलावा एक थोड़ा और बात करनी है, इसका जो विस्तार है, जो पूरब से लेके, एक सेकंड, जो पूरब से पश्चिम तक है वो आपको याद रखना है 1600 किलोमीटर है ये। ठीक है, और उत्तर से जो दक्षिण तक है इसका विस्तार 1400 किलोमीटर है। ओवरऑल सिंधु घाटी सभ्यता का जो विस्तार है वो अभी मैं आपको आगे बता दूंगा। इसके आगे बढ़ते हैं। अभी तक प्राप्त साक्ष्यों के आधार पर कहा जा सकता है कि सैंधव सभ्यता का जो भौगोलिक विस्तार है उत्तर से मांडा, जो मैंने अभी आपको बता दिया, आप इसे पढ़ लें आराम से। इसके जो क्षेत्रफल की बात है लगभग में 13 लाख वर्ग किलोमीटर है। ठीक है,
अब बात करते हैं काल निर्धारण की। कैसे पता चला कि कितनी पुरानी है? तो एक विशेष पद्धति चलाई जाती है जो पुरातात्विक विभाग होता है हमारा, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, उसके द्वारा रेडियो कार्बन 14 C14 बोलते हैं जैसे, ऐसी नवीन विश्लेषण पद्धति के द्वारा किया जाता है इसका निर्देशन। तो सिंधु घाटी सभ्यता का जो काल निर्धारण था वो 2500 से 1750 ईस्वी माना जाता है। मोस्टली बुक्स में यही होता है। और अगर हम बात करें एनसीईआरटी की, तो एनसीईआरटी ने भी इसे ही माना है। रेडियो कार्बन के द्वारा ये माना गया है। बहुत सारे विद्वान जो हैं उनके द्वारा अलग अलग माना गया है। किसी ने कुछ माना है, किसी ने 2350 माना है, किसी ने 1750 माना है। वो डिपेंड करता है आपके ऑप्शन पे। वैसे आप 2500 से 1750 ही याद रखें, मोस्टली यही पूछा जाता है, यही आता है ऑप्शन में। आगे देखते हैं। देखिए जो मैं आपको बता रहा था अभी, जॉन मार्शल के द्वारा क्या माना गया है? 3250 से 2750। ऑर्नेस्ट मैके ने 2800 से 2500 ईसा पूर्व माना है। माधो स्वरूप वत्स ने 3500 से 2700। ये सबके अलग अलग मत हैं, आप इसमें नज़र डाल लें, मगर मोस्टली आपको क्या याद रखना है? 2500 से 1750 आपको ये याद रखना है, या आप 2350 से 1750 याद रखें, जो आपको ऑप्शन में मिल जाए आप वो लगा देंगे। पढ़ना आपको सारा है। आगे बात करते हैं। अब हम बात करते हैं सिंधु घाटी सभ्यता के नगर की। कौन सा नगर किस नदी के किनारे, वो बात करते हैं। देखिए सिंधु घाटी का जो सबसे महत्वपूर्ण स्थल है हड़प्पा। हड़प्पा की खोज किसने की थी? दयाराम साहनी ने। इसकी आपको डेट भी याद रखनी है। इस ये जो बुक है अंकित भाटी सर की है, इसमें बुक पता नहीं उन्होंने क्यों डेट और नदी नहीं दी है, कोई बात नहीं, मैं आपको वो अलग से बता रहा हूँ। देखिए हड़प्पा सभ्यता की खोज दयाराम साहनी ने की, आपको सबको पता है। कहाँ है ये? माउंटगोमरी ज़िला, पंजाब, पाकिस्तान में। इसकी खोज हुई थी 1921। ठीक है। अब ये जो हड़प्पा है किस नदी के किनारे है? आपको ये भी याद रखना है, रावी। बहुत से बच्चे सिंधु लगाते हैं, सिंधु घाटी सभ्यता है तो सारे सिंधु के ही होंगे, ऐसा कुछ नहीं होता है। तो ये है रावी के किनारे। अगले स्थल की बात करते हैं, मोहनजोदड़ो। सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल। अगर आपसे पूछ ले कि सिंधु घाटी सभ्यता मतलब सिंधु घाटी सभ्यता में सबसे बड़ा जो कुछ मिला है किससे मिला है, तो इसी से मिला है। क्या मिला है? विशाल स्नानगृह। ठीक है। और भी बहुत सारी चीज़ें यहाँ से मिली हैं, जैसे पुरोहित का आवास है, सभा भवन है, मकानों की बैरक, कांस्य से निर्मित महिला की मूर्ति, दाढ़ी वाले पुजारी, ऐसी बहुत सारी चीज़ें यहाँ से मिली हैं। और हड़प्पा की बात करें, हड़प्पा से क्या क्या मिला है? अन्नागार मिला है, मछुआरे का चित्र मिला है, कांस्य दर्पण मिला है, गरुड़ की मूर्ति मिली है। तो ये सारी चीज़ यहाँ से मिली हैं। इसकी खोज जो हुई थी इसकी 1922 में हुई थी, मोहनजोदड़ो की। ये किस नदी के किनारे? ये सिंधु नदी के किनारे है। ठीक है, याद रखेंगे आप। अब हम बात करते हैं, अगला हमारा स्थल है सुतकेंगेंडोर। ये मैंने आपको बता दिया कहाँ था, बलूचिस्तान, पाकिस्तान में। इसकी खोज कब हुई थी? 1927 में एक बार हुई थी, उसके बाद 1962 में 2 बार इसकी खोज हुई है। किस नदी के किनारे है? दास्क नदी के किनारे। आगे देखते हैं चहुंदड़ो। चहुंदड़ो की खोज की थी CM मजूमदार ने। इसकी खोज हुई थी 1935 में। 1935 में इसकी खोज की गई थी। CM मजूमदार आपको पता है सिंध में है, पाकिस्तान। नदी की बात करें तो ये सिंधु नदी के किनारे। और इससे क्या मिला है? एक लिपस्टिक जो है यहाँ से मिली है, मेकअप का सामान यहाँ से मिला है, मन का बनाने का कारखाना यहाँ से मिला है, बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते के साक्ष्य मिले, बहुत सारी चीज़ें यहाँ से मिली हैं। तो आप ये याद रखें, ये तो ज़रूर याद रखें, लिपस्टिक और मेकअप का जितना भी सामान है सारा यहीं से मिला है। और बाकी ये आपके लिए इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, आपको इम्पोर्टेंट है रोपड़। रोपड़ YD सरमान को ने इसकी खोज की है। कब की है? 1955। ये किस नदी के किनारे है? ये सतलज नदी के किनारे है। ठीक है, सतलज भी आपको पता है सिंधु की सहायक नदी है, पाकिस्तान में जाके सिंधु से मिल जाती है। उसके बाद बात करते हैं कालीबंगा। कालीबंगा को मतलब काले रंग की चूड़ियाँ भी बोला जाता है, ऐसा कुछ बोलते हैं। ठीक है, इसकी खोज किसने की? अमलानंद घोष ने। ये कहाँ है? गंगानगर, राजस्थान में। कालीबंगा कब हुई थी इसकी खोज? ये भी आपको पता होना चाहिए, 1953 में हुई थी, और घग्गर नदी के किनारे है ये। ठीक है, लोथल बहुत इंपॉर्टेंट है। कहाँ है लोथल? ये अहमदाबाद, गुजरात में। इसकी खोज हुई थी 1955 में रंगनाथ राव द्वारा। ठीक है, नदी याद रखेंगे। भोगवा, यहाँ से क्या मिला है? सबसे बड़ा जो हमारा डॉकयार्ड, मतलब क्या बोलते हैं डॉकयार्ड को, बंदरगाह, तो वो यहाँ ही से मिला है। हाथी दांत यहाँ से मिला है, स्वर्ण आभूषण मिले हैं, दिशा मापक यंत्र मिला है, बहुत सारी चीज़ें यहाँ से मिली हैं। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं, ये सारी चीज़ें आपने जान ली। इसके बाद आलमगीरपुर,
ये सबसे उत्तरी आपको बताया था मैंने। इसके यज्ञदत्त शर्मा हैं, यज्ञदत्त शर्मा, इसकी खोज हुई थी 1958 में, हिंडा नदी के किनारे। सारा कुछ आपको पता है। बनावली, बनावली की बात करें, हिसार हरियाणा में है ये, RS बिष्ट द्वारा खोज की गई थी 1973 में, रंगोई नदी के किनारे। धौलावीरा, ये मतलब उसमें शामिल किया गया था भी वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स में। हेरिटेज साइट्स जो होती हैं उसमें 40 हैं अपने भारत में, तो उसमें ये अभी शामिल किए गए, 40वां ये, इसलिए आपको ये याद रखना। कहाँ है? कच्चकरण गुजरात में, RS बिष्ट द्वारा इसकी खोज की गई है। और कौन सी नदी के किनारे है ये भी आपको याद रखना है। आगे बात करते हैं। दायमाबाद अहमदनगर महाराष्ट्र में है। इनका कोई निश्चित नहीं है कि किसने किए, इस चक्कर से इसमें नहीं लिखा गया है। आगे देखते हैं। देखिए जो मैं आपको बताता जा रहा हूँ वही इसमें लिखा हुआ है। हड़प्पा के सामान्य आवास क्षेत्र के दक्षिण में एक ऐसा कब्रिस्तान स्थित है जिसे समाधि R37 नाम दिया गया है। ये आपको याद रखना। R37 जो कब्रिस्तान है कहाँ से प्राप्त हुए। कुछ महत्वपूर्ण अवशेष, एक बर्तन पर मछुआरे का चित्र मिला है, समाधान पेड़ का मिली है, शंख का बना हुआ बैल मिला है, स्त्री के गर्भ से निकलता हुआ पौधा, ठीक है, पीतल का बना इक्का, ईंटों का बक्राकार, चबूतरे, गेहूं जौ के दाने, अवशेष, स्वास्तिक, सीपी, ये सारा यहाँ से मिला है। मोहनजोदड़ो से क्या मिला है? मोहनजोदड़ो से हमें मिला है सिंधी शब्द के शाब्दिक अर्थ, मतलब इसका अर्थ होता है मृतकों का टीला। ऐसा भी क्वेश्चन पूछ लेते कि मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ क्या है, तो आप बता सकते हैं मृतकों का टीला। यहाँ से क्या मिला है? विशाल स्नानागृह, मातृ देवी की मूर्ति, कांसे की नर्तकी की मूर्ति, राजमुद्रा, योगी की मूर्ति, मतलब ये सारी चीज़ मिली हैं। 6 ईंटों का विशेष है से कुंभकारों के 6 भट्टे, शिव की मूर्ति, चौहनदड़ों से आप देखिए यहाँ से बकराकार ईंटें मिली हैं। एकमात्र पुरातात्विक स्थल है ये। मन के सीप, और जो मैंने आपको अभी ऊपर भी बताया था, कुत्ते बिल्ली का पीछा करते हुए चिन्ह मिले हैं। अलंकृत हाथी, कंघा, लिपस्टिक, मतलब मेकअप का जितना सामान है सारा यहीं से मिला है। लोथल की बात करते हैं। देखिए प्रमुख बंदरगाह बता दिया मैंने आपको। जहाज़ों की गोदी, डॉकयार्ड, धान बाजरे के साथ, फारस की मोहर, घोड़े की मूर्ति, धान की भूसी। कालीबंगा की बात करते हैं। कालीबंगा में क्या मिला है? इसमें नहीं दिया गया है, नीचे थोड़ा चलते हैं। आयताकार 7 अग्निवेदियाँ, जुते हुए खेत, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद रखना है। कांच व मिट्टी की चूड़ियाँ, सिलवट्टा, सूती कपड़े की छाप, बेलनाकार मोहरे, ईंटों से निर्मित चबूतरे, अग्निकुंड, ये सारा कुछ यहाँ से मिला है। नदी यहाँ पे दी हुई हैं, मैंने आपको वहीं पे बता दी, एक बार फिर से देख लीजिए आप। हड़प्पा किस नदी के किनारे? रावी। मोहनजोदड़ो सिंधु, चौहनदड़ो सिंधु नदी, मांडा चेनाब नदी, कालीबंगा घग्गर नदी, लोथल भोग ना लिख दिया इसमें, गलत लिखा है, भोगवा नदी होगा, ठीक है, गलती नहीं करेंगे आप लोग। रंगपुर मादर नदी, रोपड़ सतलज, बनावली सरस्वती, आलमगीरपुर हिंडर, और सुतकेंद्र और दास नदी के किनारे, ठीक है। अब हड़प्पा कालीन सभ्यता जो थी वो विदेशी व्यापार भी करती थी, क्योंकि इस समय मेसोपोटामिया की सभ्यता प्रचलित थी। बेबीलोन की सभ्यता वो तो बहुत पहली थी। तो कहाँ से ये क्या करते थे ये भी देखते हैं। एक सेकंड रुकिए। देखिए ये लोग जो तांबे का व्यापार करते थे तो वो भारत से जो होता था वो खेतड़ी राजस्थान से होता था, वो कहाँ जाता था? ओमान, वहाँ ये जाता था। चांदी का व्यापार होता था अफ़गानिस्तान और ईरान से। सोना कर्नाटक से मिलता था, इससे व्यापार होता था कर्नाटक का दूसरे देशों से। टीन अफ़गानिस्तान और ईरान। गोमेद सौराष्ट्र से। मड़ी मेसोपोटामिया। सीसा ईरान। आगे बात करते हैं। देखिए हड़प्पा कालीन 4 विशालतम नगर, मोहनजोदड़ो सबसे बड़ा है, हड़प्पा, गनेडीवाल, धौलावीरा है। धौलावीरा को 7 सांस्कृतिक चरणों में बांटा गया है, ठीक है। हड़प्पा में शवों को दफनाने, जबकि मोहनजोदड़ो में जलाने की प्रथा विद्यमान थी, आपको याद रखना है। हड़प्पा में जलाए मतलब दफनाए जाते थे, मोहनजोदड़ो में जलाए जाते थे। सिंधु सभ्यता के लोगों ने नगरों तथा घरों के विन्यास के लिए ग्रिड पद्धति अपनाई थी। घरों के जो दरवाजे से खिड़कियाँ थी पीछे की ओर खुलती थी, ठीक है। केवल लोथल नगर के घरों के दरवाजे मुख्य सड़क की ओर खुलते थे, याद रखेंगे आप लोग। आगे बात करते हैं। हड़प्पा सभ्यता में प्रत्येक नगर 2 भागों में विभाजित था, जबकि धौलावीरा 3 भागों में। इनकी जो मुख्य अर्थव्यवस्था किस पर निर्भर थी? कृषि पर। कृषि जो था वो हड़प्पा सभ्यता का मूल आधार था, मतलब पूरी तरह से ये लोग किस पर निर्भर थे? कृषि पर।
हड़प्पा से मिली मोहरों में सर्वाधिक सेल खड़ी से निर्मित थी। जो मोहरें थी वो सेल खड़ी की थी। सिंधु सभ्यता के लोग तलवार से परिचित नहीं थे। और ये लोग किससे परिचित और नहीं थे, ये नहीं थे लोहा से। इसे कांस्ययुगीन सभ्यता बोलते हैं, कांस्ययुगीन सभ्यता। इसके बाद सिंधु सभ्यता के लोग मिठास के लिए शहद का प्रयोग करते थे। तौल की जो संभवता इकाई थी वो 16 के अनुपात में थी, 16, 32 ऐसा करके। मेसोपोटामिया के अभिलेख जो थे, मेलुआ शब्द का अर्थ सिंधु सभ्यता से ही मेसोपोटामिया में मिलता है। सिंधु घाटी सभ्यता में किसी भी मंदिर, समाधि आदि के अवशेष नहीं मिले थे। आगे देखते हैं। आंशिक समाधान हड़प्पा, कलश समाधान मोहनजोदड़ो तथा प्रतीकात्मक समाधान कहाँ से मिले? कालीबंगा से। मोहनजोदड़ो से प्राप्त एक सील पर 3 मुख वाले देवता पशुपतिनाथ की मूर्ति मिली। क्वेश्चन आ जाता है पशुपतिनाथ की मूर्ति कहाँ से प्राप्त हुई है? तो मोहनजोदड़ो से। उनके चारों ओर हाथी, गेंडा, चीता, भैंसा तथा 2 हिरण विराजमान हैं। हड़प्पा सभ्यता में मातृ देवी की पूजा होती थी। ठीक है, याद रखेंगे। भारत में विशालतम हड़प्पाकालीन बस्ती कुंतासी, धौलावीरा एवं राखीगढ़ी है। पिंगड महोदय ने हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो को एक विस्तृत साम्राज्य की जुड़वा राजधानी, तो जुड़वा राजधानी किन दो को बोला जाता है? हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को। इसके आगे देखते हैं। सिंधु सभ्यता के लोग धरती की उर्वरता की देवी मानकर उसकी पूजा करते थे। धरती को ये देवी मानते थे। ठीक है, शिव पूजा, वृक्ष पूजा, शिव पूजा, वृक्ष पूजा के साक्ष्य भी सिंधु सभ्यता से मिलते हैं। इसके अलावा बात करें, सिंधु सभ्यता में मातृ देवी की उपासना सर्वाधिक प्रचलित थी। ठीक है, याद रखेंगे। सिंधुवासी सूती वस्त्र एवं ऊनी वस्त्रों का प्रयोग करते थे। सिंधु सभ्यता के लोग काले रंग के डिजाइन किए हुए लाल मिट्टी के बर्तन लगाते थे। मोहनजोदड़ो एवं कालीबंगा से प्राप्त कुछ मोहरों पर पशु बलि के प्रमाण मिलते थे। इससे पता चलता है कि ये लोग पशु की बलि भी करते थे। ठीक है, आगे देखते हैं। भारत में लिंग पूजा का प्रारंभ संभवतः प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड जाति में हुआ था। ठीक, याद रखेंगे इसे। मिट्टी की मूर्तियाँ सबसे अधिक मिलने से ऐसा अनुमान लगाया जाता है सिंधु सभ्यता मातृसत्तात्मक था। अगर पूछ ले कैसी थी ये, तो मातृसत्तात्मक, मातृ देवी की पूजा होती थी और स्त्रियों की जो स्थिति थी वो बहुत अच्छी थी। जैसे मुगल काल में होती थी दयनीय, वैसी नहीं थी। पर्दा प्रथा एवं वैश्यवृत्ति सैंधव सभ्यता में प्रचलित थी। पर्दा प्रथा भी थी। हड़प्पाई लिपि क्या है? चित्रात्मक लिपि, जो दाईं से बाईं ओर लिखी जाती है। सिंधु सभ्यता के लोग जो थे पुनर्जन्म में विश्वास रखते थे। देखिए, इतना अगर आप सारा बहुत अच्छे से पढ़ के चले जाएं, सिंधु घाटी सभ्यता से आपका कोई भी क्वेश्चन छूटेगा नहीं। इस बात की मैं गारंटी ले रहा हूँ। मैंने आपको इतना करा दिया और समय कितना हुआ है? मात्र 18 मिनट। अगर मैं चाहता तो इसी वीडियो को 2 घंटे में कर लेता, मगर कोई मतलब नहीं है। हमें वही पढ़ना है जितना हमारे एग्ज़ाम में आएगा, और सारी जो इम्पोर्टेंट चीज़ें थी वो मैंने आपको बता दी। अब जो लास्ट बचा, सिंधु सभ्यता के जो पतन के कारण थे, ये आप और जान लीजिए। अगर क्वेश्चन आ गया सिंधु सभ्यता का पतन कैसे हुआ, तो आप वो छोड़ के नहीं आएंगे। ये भी देख लें आप। देखिए, सिंधु सभ्यता का पतन जो है वो हर कोई अपने अलग अलग मत देता है। गार्डन चाइल्डर एवं हीलर के द्वारा वहा एवं आर्यों के आक्रमण हुए थे, उसके द्वारा ये इसका पतन हो गया। जॉन मार्शल एवं अर्नेस्ट मैके कहते हैं कि बाढ़ आ गई थी, इस वजह से ये पूरी सभ्यता नष्ट हो गई। ऑर्नेल स्टेइन एवं अमलानंद घोष कहते हैं कि जलवायु परिवर्तन हुआ था। ये तो मेरी समझ में नहीं आ रहा, जलवायु परिवर्तन क्या एक साथ ही हुआ था? उससे पहले रह रहे थे तो क्या जलवायु परिवर्तन नहीं हुआ होगा? ये तो पता नहीं कौन से हिसाब से उन्होंने बताया। फिर भी अपने क्षेत्र के वो विशेषज्ञ हैं तो कुछ उन्होंने देखा ही होगा। M.R. साहनी कहते हैं भूतात्विक परिवर्तन हुआ था। जॉन मार्शल कहते हैं प्रशासनिक शिथिलता हो गई थी। मगर जो प्रमुख कारण माना जाता है वो बाढ़ माना जाता है और आर्यों का आक्रमण। तो ये दोनों ही आप याद रखिए, ये दोनों। ठीक है, तो ये रही हमारी आज की सिंधु घाटी सभ्यता की क्लास। आप लोगों को कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। इसके बाद हम अगली वीडियो जो आएगी उसमें हम वैदिक सभ्यता करेंगे। इसके बाद एक एक टॉपिक जो है सारा जो आपका सिलेबस में दिया गया है उसके अनुसार सारे
टॉपिक कवर कर लेंगे, उसके बाद हम क्वेश्चन लगाएंगे MCQ, उसको एक्सप्लेन भी करेंगे अच्छे से। तो ठीक है, आप आज ये वीडियो देखिए, एंजॉय करिए, बार बार रिवीजन करिए। इसकी PDF टेलीग्राम ग्रुप बना दूंगा मैं, उस पर मिलेगी, अपलोड करती जाएगी। तो आप वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक पढ़ते रहिए। बाय।